दिसंबर 2024 में एक औरत इटली की सबसे गहरी गुफाओं में से एक में गिर गई और मुश्किल से जिंदा बाहर आई। जो कुछ हुआ वह इटली की तारीख का सबसे खतरनाक केव रेस्क्यू बन गया। यहां नीचे हैरत और खतरा साथ साथ चलते हैं और कभी-कभी इन दोनों के दरमियान की लकीर गायब हो जाती है। यह है एक रेस्क्यू मिशन, जुनून, इंसानी कमजोरी और एक ऐसी गहराई जो हमेशा अपना नया शिकार चाहती है। आओ शुरू करते हैं। सुबह शनिवार 14 दिसंबर 2024 को ऑक्टाविया पिएना ने आंख खोली तो उसका इरादा था दुनिया फतह करने का। प्लान सीधा था, कम अज कम शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था। वह और उसकी टीम आइसो बुएनो फेंतानो केव सिस्टम के एक हिस्से को एक्सप्लोर करने जा रहे थे जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। ऑक्टाविया जैसी तजुर्बेकार स्पीलियोलॉजिस्ट के लिए यह दिन उसके लिए सब कुछ था, एक ऐसा मौका जहां कोई पहले कभी नहीं गया। वह सुबह सुबह गुफा पहुंच गए। लेक ईसियो के ऊपर धुंध अभी भी तगड़ी थी जब उन्होंने अपना गियर पहना, रोप्स लगाई और नीचे उतरना शुरू किया। घंटों तक वे तंग रास्तों से गुजरते रहे, रोप्स की मदद से चढ़ाई करते रहे और कई आदत के साथ नीचे बढ़ते गए। कुछ देर बाद ऑक्टेविया ने एक छोटी सी वर्टिकल शाफ्ट एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वह मजबूत लग रही थी। उसने अपने कदमों पर भरोसा किया, मगर सिर्फ एक पल में सब बदल गया। नीचे की चट्टान अचानक टूट गई। उसने चीखने का भी वक्त नहीं पाया और वह 5 या 6 मीटर नीचे पत्थरों पर जा टकराई। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, पसलियां टूट गईं, चेहरा जख्म से भर गया और घुटना फट गया। टीम जो उसके पीछे आती आ रही थी सब जम गए। उन्होंने उसका नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। फिर उनको हल्की सी चीख सुनाई दी जो केव के अंदर से आ रही थी। जोजो पनूजो, ग्रुप का सबसे तजुर्बेकार मेंबर, सबसे पहले उसके पास पहुंचा। उसने नीचे उतरकर ऑक्टेविया को देखा। वह होश में थी लेकिन शॉक में। सांस बहुत हल्की थी, जिस्म कांप रहा था, खून और मिट्टी उसके चेहरे पर लग गई थी। जोजो ने फौरन उसकी इंजरीज देखी, स्पाइनल ट्रामा, चेहरे के जख्म, घुटना फटा हुआ और अंदरूनी चोटों का शुभा। उसने उसकी गर्दन और स्पाइन को स्प्लिंट से स्टेबल किया और उसे आराम देने की कोशिश की। ऊपर जमीन पर रेडियो से डिस्ट्रेस कॉल भेजा गया। इटली के एलीट अल्पाइन और कैव रेस्क्यू कॉर्प्स CNSAS को। एक्सीडेंट की खबर तेजी से फैल गई और कॉल के 1 घंटे के अंदर ही CNSS ने नेशन वाइड रेस्क्यू प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। रीजनल डिविजन्स में मैसेज भेजे गए और कुछ ही घंटों में 13 रीजन से 150 से ज्यादा एलीट वॉलंटियर्स मोबिलाइज हो गए। वैन से स्ट्रेचर्स, मेडिकल पैक्स, रोप्स, ऑक्सीजन टैंक्स, रिगिंग टूल्स और पोर्टेबल कम्युनिकेशन यूनिट्स उतारे जा रहे थे। हेलीकॉप्टर्स ऊपर हवा में रिकॉनेसेंस के लिए मंडरा रहे थे। CNSS के लिए यह नया नहीं था। वे इटली के एलीट थे जो ठीक इसी तरह के ऑपरेशन के लिए ट्रेंड थे, अल्पाइन प्रिसिजन और स्पीलियोलॉजिकल एक्सपर्टीज का मिश्रण। लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी यह एक बहुत बड़ा प्रयास होने वाला था। वे सिर्फ ऑक्टाविया तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उन्हें उसे पूरी तरह अंधेरे में जिंदा रखना था, उसकी चोटों को अंडरग्राउंड स्टेबलाइज करना था और फिर इंच बाय इंच उसे वापस ऊपर खींचना था, तंग शाफ्ट्स, वर्टिकल ड्रॉप्स और फ्रैजाइल रॉक के बीच से। और हर कदम को पहले रिहर्स करना जरूरी था, उसके बाद ही करना था। गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद फैसला किया गया कि कम से कम डॉक्टर्स को नीचे भेजा जाए ताकि वे ऑक्टाविया की जांच कर सकें और उसकी मौजूदा हालत का आकलन कर सकें। डॉक्टर्स घंटों बाद उसके पास पहुंचे, बर्फ से भरे तंग रास्तों से क्रॉल करते हुए, वर्टिकल चिमनीज चढ़ते हुए। उस वक्त तक ऑक्टाविया 20 घंटे से ज्यादा वहां पड़ी थी, 585 मीटर नीचे। यह लगभग 2 एफिल टॉवर्स को एक के ऊपर एक खड़ा करने जितनी गहराई थी और नीचे की हवा पतली, नम और बिल्कुल खामोश थी। उसका ऑक्सीजन स्तर गिरा हुआ था और उसकी रीढ़ को लेकर चिंता थी। डॉक्टरों ने उसे थर्मल ब्लैंकेट्स में लपेटा और गले में ब्रेस लगा दिया। हर एक कदम सोच समझकर और बेहद सावधानी से उठाना पड़ रहा था। वहाँ इतनी जगह नहीं थी कि कोई खुलकर हिल सके। गलती करना तो दूर की बात थी। और फिर वे इंतजार करने लगे क्योंकि अगला कदम उनके हाथ में नहीं था। यह उन सैकड़ों वॉलंटियर्स पर निर्भर था जो अब भी सुरंग खोदते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कई घंटे बीत चुके थे जब गुफा में अचानक एक खटखटाहट
चिल्लाहट गूंजी। स्ट्रेचर पहुंच चुका था। टुकड़ों में अलग किया हुआ, कपड़े में लपेटा हुआ, रस्सियों से नीचे उतारा गया और हाथों से हाथों में पास करते हुए गहराई तक पहुंचाया गया। गुफा रेस्क्यू के लिए खास तौर पर बनाया गया, मजबूत और हल्का, लेकिन इन सुरंगों में यह मानो एक युद्धपोत जैसा भारी लग रहा था। ओंटाविया को सावधानी से उसमें रखा गया, उसका सिर सुरक्षित किया गया, रीढ़ सीधी रखी गई और हाथ पांव बांध दिए गए ताकि हिल न सके। पहले रेस्क्यूअर अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए, एक सिर की तरफ, एक पैरों की तरफ और दोनों ओर से गाइड करने वाले, और फिर यह सिलसिला शुरू हुआ। कुल मिलाकर 150 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स इस मिशन का हिस्सा बने, एक इंसानी चेन बनाकर जो सैकड़ों मीटर तक फैली हुई थी और टूटते गिरते चूना पत्थर की दीवारों से होकर गुजर रही थी। हर कुछ मीटर पर स्ट्रेचर को उठाना पड़ता, झुकाना पड़ता या घुमाना पड़ता। कई बार उसे साइड में पलटना पड़ता ताकि किसी संकरे हिस्से से गुजारा जा सके। एक गलत हरकत से चट्टान खिसक सकती थी या फिर उसकी रीढ़ की चोट और बढ़ सकती थी। कुछ जगह इतनी अस्थिर थीं कि रास्ता चौड़ा करने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्ट्स करने पड़े, समय सीमित धमाके जो दीवारों को हिला देते लेकिन गिराते नहीं। वहीं दूसरी जगह इतनी तंग थीं कि रेस्क्यूअर को पूरी सांस बाहर छोड़नी पड़ती, तभी वे किसी तरह से घुस पाते, स्ट्रेचर को इंच दर इंच पीछे खींचते हुए। यह सफर न तेज था न साफ सुथरा, लेकिन सफर जारी था और भूमिगत दुनिया में आगे बढ़ना ही सब कुछ होता है। अब तक यह रेस्क्यू मिशन एक आदिम लय में बदल चुका था। उठाओ, रेंगो, थामो, पास करो और दोहराओ। घंटों तक टीम ऐसे चल रही थी जैसे कोई जीवित मशीन हो, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। थकान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे थकने का जोखिम उठा ही नहीं सकते थे। कई घंटे बाद वे करीब थे, खतरनाक हद तक आजादी के करीब, लेकिन प्रकृति का खेल अब भी बाकी था। निकास के पास का इलाका एक क्रूर मोड़ साबित हुआ। रास्ता फिर से तंग हो गया, अस्थिर चट्टानों से दबा हुआ। हर कदम सुरंग में हल्की गूंज छोड़ता, जैसे कोई दूर गिरने वाली दीवार का इशारा हो। और जमीन के ऊपर मौसम बिगड़ रहा था। जॉर्जियो ने सबसे पहले उस अंतिम कक्ष से आती हवा की चीख सुनी। यह स्वागत की आवाज नहीं थी, यह चेतावनी थी। एक तूफान करीब आ रहा था। अगर वे तेजी से ना निकले तो फ्लैश फ्लडिंग गुफा के मुंह को मौत का फंदा बना सकती थी। टीम की रफ्तार बढ़ी, लेकिन खतरा 3 गुना हो गया। स्ट्रेचर को झुकाना पड़ा, मरोड़ना पड़ा और हाथ से हाथ तक पहुंचाना पड़ा, उस अंतिम तंग जगह से होकर जो ओटाविया के कंधों से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। एक गलती पूरी योजना को तोड़ सकती थी, लेकिन फिर भी वे बढ़ते रहे, दांत भींचकर सांस लेते हुए। ओटाविया अब होश और बेहोशी के बीच डोल रही थी। एड्रेनालिन का असर उतर रहा था, दर्द अब भी था, लेकिन हर बार जब उसकी पकड़ ढीली पड़ती, कोई न कोई वहां होता, कंधे पर हाथ रखकर, माथे पर हथेली रखकर। हम पहुंचने ही वाले हैं, किसी ने फुसफुसाया। आखिरकार वे मुंह तक पहुंच गए। धारदार चट्टानें बारिश से फिसलन भरी, हवा चाबुक की तरह मार रही थी। उनके ऊपर रेस्क्यू टीमें थर्मल ब्लैंकेट्स और इमरजेंसी लाइट्स के साथ इंतजार कर रही थी। एक आखिरी उठान, एक आखिरी सांस और फिर दिन की रोशनी। 60 घंटे जमीन के नीचे बिताने के बाद ओटाविया पियाना जिंदा बाहर निकली। ठीक 18 दिसंबर 2024 की सुबह 3:15। 3 दिनों से अधिक अंधेरे, जोखिम और संघर्ष के बाद ओटाविया पियाना धरती के गर्भ से बाहर आई। थर्मल इंसुलेशन में लिपटी हुई, आंखें आधी बंद, चेहरा पीला लेकिन जिंदा। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर फ्लड लाइट्स और जमी हुई सांसों के बीच हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाया गया।